C+S करें, रिकॉर्ड हो रहा है। कितने मिनटों की होगी? 17। Bismillahirrahmanirrahim. Today my topic is inflationary and deflationary gap. इन्फ्लेशन को बोलते हैं अफराते ज़र। तो जो लोग इकोनॉमिक्स उर्दू में कर रहे हैं तो उनके लिए है ये कि इन्फ्लेशन अफराते ज़र, तो इन्फ्लेशनरी गैप अफराती रखना। डिफ्लेशन इसको बोलते हैं तफरीते ज़र, तो डिफ्लेशनरी गैप तफरीती रखना। इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप ये मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ी सी मैं ये मौसम के बारे में बता दूं कि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है लाहौर में। अभी यूनिवर्सिटी से मैं आ रहा हूँ, 1.5 घंटे की मेरी क्लास थी, बाहर मैंने बाइक खड़ी की है और क्लास के बाद जब मैं निकला हूँ बाइक मैंने देखी है तो वो इतनी ज़्यादा उसके ऊपर ओस पड़ चुकी थी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। इतनी सर्दी कि मैंने अपनी जैकेट भी नहीं उतारी। मैं कहा आज इसी तरह वीडियो चलेगी, पता चले ये सर्दियों वाली वीडियो है, दिसंबर का महीना है जी। तो बैक टू द टॉपिक। सबसे पहले इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप का मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। कीन्स ने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप का, और कीन्स का और क्लासिकल का बेसिक कॉन्सेप्ट का फड्डा ये था कि क्लासिकल कहते हैं कि हमेशा मार्केट में फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है और इक्विलिब्रियम होता है। इक्विलिब्रियम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का। सेल्स लॉ ऑफ मार्केट में हमने ये बात सीखी भी कि हमेशा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होती है। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। इसका मतलब एट अ टाइम मार्केट में बैलेंस है। और दूसरी बात फुल एम्प्लॉयमेंट होती है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जितने भी रिसोर्सेज हैं वो फुली यूटिलाइज हो रहे होते हैं। कीन्स ने इसके एक ऑपोजिट अप्रोच हमें प्रेजेंट की। अकॉर्डिंग टू कीन्स, ठीक है, इक्विलिब्रियम तो आएगा जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के बराबर हों। ये इक्विलिब्रियम है और यही पॉइंट डिटरमिन करेगा आपका लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। लेकिन जरूरी नहीं कि ये इक्विलिब्रियम आपका एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट हो। इक्विलिब्रियम आपका अबव द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है और बिलो द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है। तो ठीक ये इसका हो गया इंट्रोडक्शन इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप का। जिस वक्त आपका फुल एम्प्लॉयमेंट का पॉइंट इक्विलिब्रियम पे नहीं है, इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम के अलावा किसी भी लेवल पे फुल एम्प्लॉयमेंट है, फिर डिमांड और सप्लाई के दरमियान एक गैप है। इस गैप को या तो इन्फ्लेशनरी गैप बोलेंगे या डिफ्लेशनरी, क्योंकि एक गैप ऐसा है जो मुल्क में इन्फ्लेशन लेके आएगा और एक गैप ऐसा है जो मुल्क में डिफ्लेशन लेके आएगा। किस गैप को इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं और किसको डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं वो मैं आगे जाके आपको डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन भी करूंगा। तो आते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिफ्लेशनरी गैप की तरफ। व्हाट इज डिफ्लेशनरी गैप? तफरीती रखना। डिफ्लेशनरी गैप एक ऐसा पॉइंट जिस वक्त आपका इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे है, फुल एम्प्लॉयमेंट का पॉइंट ऊपर है। इस सिचुएशन में क्या होगा कि एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, एग्रीगेट डिमांड कम है। जिस वक्त भी सप्लाई ज्यादा होगी, डिमांड कम होगी, उस वक्त कीमतें कम होंगी, मुल्क में डिफ्लेशन आएगी। और इस प्रोसेस को ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक आपका बैलेंसिंग पॉइंट ई नहीं आ जाएगा, इक्विलिब्रियम। और जब तक ई पॉइंट आप गेन नहीं कर लेते उस वक्त तक एक गैप जनरेट रहेगा। इस गैप को बोलेंगे डिफ्लेशनरी गैप। अब मैं आपको इसको डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन भी करता हूं। सबसे पहले मैं आपको कीन्स का इक्विलिब्रियम बना के दिखाने लगा हूं कि कीन्स के अकॉर्डिंग लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटरमिन कैसे होती है।
एक्स एक्सिस पे मैंने मेजर किया लेवल ऑफ इनकम और वाई एक्सिस पे मैं मेजर करूंगा एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। याद रहे एग्रीगेट डिमांड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट सप्लाई इज अ combination of consumption and saving, aggregate demand in a two sector economy, consumption और investment को जमा कर दें aggregate demand और टू सेक्टर इकोनॉमी में कंजम्पशन और सेविंग को आप जमा कर दें तो एग्रीगेट सप्लाई और डिमांड। अकॉर्डिंग टू केन्स इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम दिखाने के दो मेथड हैं, एक है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मेथड और दूसरा है सेविंग इन्वेस्टमेंट मेथड। इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप में आपको मैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मेथड के थ्रू ये डायग्राम से क्लियर करूंगा कि इन्फ्लेशनरी गैप किस तरीके से आता है और डिफ्लेशनरी गैप किस तरीके से आकर होता है। तो सबसे पहले आते हैं इसके बेसिक इक्विलिब्रियम की तरफ। इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? इक्विलिब्रियम आपका होगा जहां पे सप्लाई और डिमांड बराबर हो। एग्रीगेट सप्लाई ओरिजिन से स्टार्ट होगी, पॉजिटिव स्लोप है, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल सी प्लस एस, ओरिजिन से स्टार्ट होगी जीरो से क्यों स्टार्ट होगी? क्योंकि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सी प्लस एस। कंजम्पशन कर्व ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव स्लोप, और सेविंग कर्व ओरिजिन के नीचे से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव स्लोप। तो C प्लस एस करेंगे, रिकॉर्ड हो रहे हैं, C प्लस एस करेंगे कंजम्पशन और सेविंग। ये मैं आपको एक और पेज पे मैं बना के दिखाता हूं। कंजम्पशन कर्व ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट हुई, C नोड प्लस स्मॉल cy, ये है कंजम्पशन कर्व। ये जो गैप है ये ड्यू टू C नोड, जो आपकी ऑटोनमस कंजम्पशन है, फिक्स कंजम्पशन है, उसकी वजह से जीरो इनकम पे कुछ ना कुछ कंजम्पशन लाजमी होती है, इसलिए ये कर्व जीरो के ऊपर से स्टार्ट हुई। दूसरी तरफ सेविंग कर्व माइनस एस नोड प्लस स्मॉल एस वाई, ये ओरिजिन के नीचे से स्टार्ट हुई। यहाँ पे इनकम, यहाँ पे सेविंग, यहाँ पे इनकम, यहाँ पे कंजम्पशन। अच्छा, सेविंग कर्व ओरिजिन के नीचे से है। ओरिजिन के नीचे क्यों स्टार्ट हुई? क्योंकि ऑब्वियसली जीरो इनकम पे अगर आप कुछ ना कुछ कंजम्पशन कर रहे हैं तो किसी से बोरो करके पैसे आप कर रहे हैं कंजम्पशन। इसका दूसरे अल्फाज में मतलब ये हुआ कि जीरो इनकम पे आपकी डिस सेविंग है, सेविंग माइनस में है, तो इसलिए ये कर्व ओरिजिन के नीचे से स्टार्ट हुई। तो सेविंग इक्वेशन का कंपोनेंट माइनस एस नोड, माइनस साइन भी शो कर रहा है कि जीरो इनकम पे सेविंग आपकी माइनस में होगी। तो जिस वक्त हम एग्रीगेट सप्लाई की बात करें उसमें C प्लस एस करना है आपने। कंजम्पशन और सेविंग को जब आप ऐड करेंगे तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो इन दोनों का इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा और कर्व आपकी जीरो से स्टार्ट हो जाएगी। मिसाल के तौर पे जीरो इनकम पे अगर आपने 50 रुपये उधार बोरो पकड़ के कंजम्पशन की तो ये आपकी 50 पे है कर्व, और सेविंग कर्व आपकी -50 से स्टार्ट हो जाएगी। इन दोनों को प्लस जब करेंगे, C प्लस एस करेंगे तो 50 - 50 इक्वल टू 0। तो आपकी जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है ये 0 से स्टार्ट हो जाएगी। एक मिनट में ये इसको जरा फिक्स कर लूं। ये तो ये कर्व आपकी 0 से स्टार्ट हो जाएगी। 0 से स्टार्ट एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट हुई। एग्रीगेट डिमांड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ C प्लस I। ये आ गया इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को मैंने E से डिनोट कर दिया और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम को मैं वाइस्टेरिक से डिनोट कर रहा हूँ। इक्विलिब्रियम का मतलब अकॉर्डिंग टू केन्स यहाँ पे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड बराबर है। अब जरूरी नहीं है कि फुल एम्प्लॉयमेंट भी इसी पॉइंट पे हो। फुल एम्प्लॉयमेंट
अगर तो फर्ज कर लेते हैं इस इक्विलिब्रियम के ऊपर किसी पॉइंट पे है, मैं कह देता हूं जी यहां पे है फुल एम्प्लॉयमेंट, वाई एफ से मैंने इसे डिनोट कर दिया कि ये इनकम है फुल एम्प्लॉयमेंट की। फुल एम्प्लॉयमेंट इस इक्विलिब्रियम के ऊपर है, अबव द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट है। तो इसमें क्या हुआ, एग्रीगेट सप्लाई ऊपर है, ये कर्व एग्रीगेट सप्लाई की है, और एग्रीगेट डिमांड नीचे है। इसे मैं एग्रीगेट सप्लाई पे पॉइंट ए है, एग्रीगेट डिमांड पे पॉइंट बी है। तो पॉइंट ए क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई पे है वो ऊपर है, इसका मतलब एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। जब भी मुल्क में सप्लाई ज्यादा होगी, डिमांड कम होगी, तो कीमतें कम होंगी, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा है, लोग इतनी डिमांड नहीं कर रहे। तो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए प्राइसेस फिर कम की जाती हैं। तो ये जो गैप है जिसे मैंने शेड कर दिया है, ये आपका डिफ्लेशनरी गैप है, क्योंकि ये गैप मुल्क में डिफ्लेशन लेके आ रहा है। ये वाई एफ से वाई स्टेरिक तक का ये गैप, ये जो ट्रायंगल बन रही है, ये डिफ्लेशनरी गैप है। अब इस गैप में क्या हुआ, इस गैप में क्या हुआ जी, सप्लाई ज्यादा डिमांड कम। जब भी सप्लाई ज्यादा होगी प्राइसेस कम होंगी। अब ये गैप इस ई पॉइंट पे कैसे पहुंचा ये बताने लगा। प्राइसेस कम हुई, प्रोड्यूसर्स हो गए डीमोटिवेट, कंज्यूमर हो गए मोटिवेट। प्रोड्यूसर्स ने प्रोडक्शन कम कर दी, कंज्यूमर ने अपनी डिमांड ज्यादा कर दी। एक तरफ प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, दूसरी तरफ कंज्यूमर्स डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। तो ये गैप सप्लाई और डिमांड के दरमियान जो गैप है ये कम होना शुरू हो जाएगा। कम होते होते ये आपके ई पॉइंट पे पहुंच जाएगी इकोनॉमी। ई पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो जाती है। तो जब तक ई पॉइंट पे इकोनॉमी नहीं पहुंचती, सप्लाई और डिमांड के दरमियान एक गैप एग्जिस्ट करेगा। इस गैप को बोलेंगे डिफ्लेशनरी गैप। क्लियर होगी बात। अब डिफ्लेशनरी गैप, इसका नुकसान क्या हुआ, नुकसान ये हुआ कि इनकम आपकी यहां पे थी फुल एम्प्लॉयमेंट पे, और डिफ्लेशनरी गैप की वजह से नेशनल इनकम आपकी बहुत कम हो गई है, वाइस्टेरिक पे आ गई है। तो इनकम कम कैसे हुई, इन्वेस्टर्स डीमोटिवेट हुए, इन्वेस्टमेंट बंद हुई, प्रोडक्शन कम हो गई। प्रोडक्शन कम हुई तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, क्योंकि लोगों को जॉब से फिर निकाला गया, डिमांड ही नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट हुई तो एग्रीगेट डिमांड भी फिर अल्टीमेटली कम हुई, जिसकी वजह से आपका मल्टीपल टाइम अफेक्ट आता है नेशनल इनकम की तरफ। तो वो आपकी नेशनल इनकम कई गुना कम हो जाती है। तो नेशनल इनकम कम होने की वजह से डिफ्लेशनरी गैप ये आपकी इकोनॉमी के लिए फायदेमंद नहीं, हार्मफुल साबित हुई। हार्मफुल है तो इसको फिर मेजर इसके क्या है रिमूव करने के मेथड टू रिमूव डिफ्लेशनरी गैप, ये नोट कर लें। ये आसान सी बातें हैं, 4 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। 4 अलग-अलग शोबे, ये चारों को अपना रोल अदा करना होता है। ये अगर अपना रोल ठीक तरीके से अदा करेंगे तो मिल के डिफ्लेशनरी गैप को कम किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, और इस सूरत हाल से बाहर निकला जा सकता है। वो कौन कौन से 4 शोबे हैं जी। सबसे पहले है हाउस होल्ड, घरेलू सार्फिन, कंज्यूमर तबका। दूसरे नंबर पे है इन्वेस्टर्स, फर्म्स, प्रोड्यूसर्स। तीसरे नंबर पे है गवर्नमेंट, और चौथे नंबर पे है सेंट्रल बैंक आपका। तो हाउस होल्ड का क्या रोल है डिफ्लेशनरी गैप में। हाउस होल्ड या कंज्यूमर शुड इंक्रीज देयर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स, उनको अपनी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज्यादा करने चाहिए। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज्यादा करेंगे तो मुल्क में पैसा ज्यादा आएगा, डिमांड ज्यादा होगी, नेशनल इनकम आपकी ग्रो करेगी और प्रोडक्शन ज्यादा होगी। दूसरे नंबर पे आप प्रोड्यूसर्स या इन्वेस्टर शुड इंक्रीज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स, उनको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा क्यों करने चाहिए, क्योंकि इससे
लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी, नेशनल इनकम आपकी ज्यादा होगी। तीसरे नंबर पे गवर्नमेंट का रोल है जी। गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप लेने चाहिए जिसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हों। गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करे, क्योंकि इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। नए प्रोजेक्ट जब वो स्टार्ट करेगी तो मुल्क में पैसा आएगा, नेशनल इनकम आपकी इंक्रीज होगी। और लास्ट में है सेंट्रल बैंक। जैसा कि पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इंडिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो सेंट्रल बैंक जो भी आपके मुल्क का है उस सेंट्रल बैंक को चाहिए बैंक रेट अपना कम कर दे। जी हाँ, उन तीनों सेक्टर्स ने अपने एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज किए और बैंक ने क्या करना है, अपना बैंक रेट कम करना है। बैंक अपना बैंक रेट कम करेगा तो उस बैंक के अंडर जो कमर्शियल बैंक आ रहे हैं वो तमाम बैंक इंटरेस्ट रेट भी कम कर देंगे। सेंट्रल बैंक जो कमर्शियल बैंक को रेट देता है वो उसे कहते हैं बैंक रेट। बैंक रेट अगर कम मिलेगा तो आगे से कमर्शियल बैंक जिनको पीछे से इंस्ट्रक्शन है कि अपना बैंक रेट कम करें, तो वो आगे कस्टमर्स को इंटरेस्ट रेट भी कम देंगे, जिसका फिर फायदा क्या होगा कि लोग बैंक से लोन ज्यादा लेंगे, इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्टिव पर्पस पे वो पैसा लगेगा, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी और मुल्क में नेशनल इनकम इंक्रीज हो जाएगी। ये था डिफ्लेशनरी गैप, इसकी कहानी कंप्लीट हो गई। उम्मीद है समझ लग गई होगी। अब आते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। कितने मिनटों की होगी? 17। अब आते हैं, जल्दी जल्दी मैं बता देता हूं। अब इन्फ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप ऑपोजिट सिचुएशन है डिफ्लेशनरी गैप की। अफराती रखना। इन्फ्लेशनरी गैप में क्या हुआ, ये ऐसा गैप है जो मुल्क में इन्फ्लेशन लेके आता है, महंगाई लेके आता है। उसमें सप्लाई ज्यादा थी, डिमांड कम थी। एग्रीगेट डिमांड इन्फ्लेशनरी गैप में ज्यादा हो जाएगी और सप्लाई कम हो जाएगी। यानी कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम यहां पे क्या होगा कि ऊपर चला जाएगा और फुल एम्प्लॉयमेंट नीचे आ जाएगा। इसे मैं डायग्राम से बना के भी आपको दिखा देता हूं। इन्फ्लेशनरी गैप, बेसिक इक्विलिब्रियम पहले मैं बनाता हूं। इनकम एक्स एक्सिस पे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई कर्व ओरिजिन से स्टार्ट हुई और पॉजिटिव स्लोप, एग्रीगेट डिमांड कर्व ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट हुई और पॉजिटिव स्लोप। ओरिजिन के ऊपर से क्यों स्टार्ट हुई? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ C प्लस I, तो ऑटोनोमस कंजम्पशन भी है और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट भी है, जिसकी वजह से ये कर्व ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट होती है। कंजम्पशन कर्व एग्रीगेट डिमांड के पैरेलली होगी, लेकिन एग्रीगेट डिमांड के थोड़ा सा नीचे होगी, क्योंकि उसमें सिर्फ ऑटोनोमस कंजम्पशन होती है। इसमें ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, इसलिए ये कंजम्पशन कर्व के जरा ऊपर होती है एग्रीगेट डिमांड कर्व। इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 कह देते हैं, वहां पे आया जहां पे एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई बराबर है, बैलेंस में है। अब अकॉर्डिंग टू कीन्स फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट may be at below the level of equilibrium। तो फुल एम्प्लॉयमेंट सपोज कर लिया हमने कि यहां पे है, इक्विलिब्रियम के नीचे है। A डैश और B डैश पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटरसेक्शन को। अब A डैश पॉइंट एग्रीगेट डिमांड और B डैश पॉइंट एग्रीगेट सप्लाई पे है। एग्रीगेट डिमांड ऊपर है कर्व, एग्रीगेट सप्लाई नीचे है। इसका मतलब यहां पे एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। तो जब भी ऐसा गैप जहां पे डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो, इसे बोलेंगे डिफ्लेशनरी गैप। मुल्क में इन्फ्लेशनरी गैप, मुल्क में इन्फ्लेशन लेके आएगा, महंगाई लेके आएगा। तो ये जो गैप, ये ट्रायंगल जिसे मैंने हाईलाइट कर दिया, तो ये आपका गैप है इन्फ्लेशनरी गैप। क्लियर होगी बात? अब इस गैप में क्या हुआ, डिमांड चूंकि ज्यादा है और सप्लाई कम है। डिमांड ज्यादा होने की वजह से प्राइसेस इंक्रीज होंगी। प्राइसेस इंक्रीज अगर हुई, प्रोड्यूसर्स मोटिवेट होंगे, कंज्यूमर्स डीमोटिवेट होंगे। अब यहां पे कहानी क्या बनी,
कंज्यूमर्स ने डिमांड कम करना शुरू कर दी और प्रोड्यूसर्स ने सप्लाई ज़्यादा करना शुरू कर दी। एक तरफ सप्लाई ज़्यादा हो रही है, दूसरी तरफ डिमांड कम हो रही है, जिसकी वजह से सप्लाई और डिमांड के दरमियान गैप कम होना शुरू हो जाएगा। क्लियर होगी बात? कम होते होते ये आपके इक्विलिब्रियम पॉइंट को मीट कर लेगा, जहां पे आपकी सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड बैलेंस में है। तो जब तक ई पॉइंट को मीट नहीं करती इकोनॉमी, उस वक्त तक एक गैप एग्जिस्ट करेगा सप्लाई और डिमांड के दरमियान। इस गैप को फिर इन्फ्लेशनरी गैप बोलेंगे, क्योंकि ये मुल्क में इन्फ्लेशन लेके आ रहा है। इन्फ्लेशन YF फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट की इनकम यहाँ पे है, और इन्फ्लेशनरी गैप ने क्या किया, नेशनल इनकम ज्यादा कर दी। तो इन्फ्लेशनरी गैप नेशनल इनकम को ज्यादा करता है, डिफ्लेशनरी गैप नेशनल इनकम को कम करता है। अब इन्फ्लेशनरी गैप हो गया, यहाँ पे डिमांड एक्सेस है, सप्लाई ज्यादा है, आपकी डिमांड और सप्लाई बैलेंस में नहीं है। तो ऐसे कौन से मेजर्स हैं जिनकी वजह से इन्फ्लेशनरी गैप को ओवरकम किया जा सकता है और मुल्क में डिमांड और सप्लाई को बैलेंस किया जा सकता है, इकोनॉमी को स्टेबल किया जा सकता है? तो इसके क्या क्या मेजर है, देखते हैं। मेजर्स टू रिमूव इन्फ्लेशनरी गैप। तो इसके भी 4 पॉइंट है। जिस तरह डिफ्लेशनरी गैप को रिमूव करने के मेजर थे, सेम वही पॉइंट है, सिर्फ आपने वर्डिंग चेंज कर देनी है, क्योंकि डिफ्लेशनरी गैप के ऑपोजिट सिचुएशन है ये। वहां पे कंज्यूमर्स ने, इन्वेस्टर्स ने और गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दिए थे। यहाँ पे क्या करेंगे, ये तीनों सेक्टर्स जो हैं अपने एक्सपेंडिचर्स डिक्रीज कर देंगे। कंज्यूमर शुड डिक्रीज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्योंकि जब ये अपने एक्सपेंडिचर डिक्रीज करेंगे तो डिमांड कम होगी, जिसकी वजह से वो इन्फ्लेशन जो आ रही है, फ्लड ऑफ इन्फ्लेशन है, ये कंट्रोल में आएगी चीज। दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स शुड डिक्रीज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जब ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स कम करेंगे तो इसकी वजह से प्रोडक्शन कम होगी, डिमांड कम होगी और ये महंगाई जरा कंट्रोल में आएगी। तीसरी तरफ गवर्नमेंट शुड डिक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि गवर्नमेंट अपने अखराजात कम करेगी तो मुल्क में जॉब अपॉर्चुनिटीज कम क्रिएट होंगी, लोगों को डिमांड वो कम करेंगे। डिमांड कम करने की वजह से ये जो महंगाई का तूफान है, ये थोड़ा इसका जिन काबू में आएगा। और लास्ट में सेंट्रल बैंक शुड इंक्रीज बैंक रेट। बैंक रेट इंक्रीज करेगा, और बैंक रेट अगर वो इंक्रीज करेगा तो लाजमी बात है उसके अंडर जो कमर्शियल बैंक हैं, मिजान बैंक हो गया, अभी बैंक हो गया, मुस्लिम कमर्शियल हो गया, बैंक अल हबीब, मेट्रो, लटरम पटरम, जितने भी ये बैंक हैं, ये सब अपना इंटरेस्ट रेट ये बैंक भी ज्यादा कर देंगे। तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो लोग जरा लोन लेने वक्त सोचेंगे, क्योंकि उनको इंटरेस्ट ज्यादा करना पड़ेगा। तो लोन वो कम लेंगे तो मुल्क में अपॉर्चुनिटीज भी कम क्रिएट होंगी, सरमायाकारी और प्रोडक्शन कम होगी, और आपका ये इन्फ्लेशन का जो एक जिन है ये कंट्रोल में आ जाएगा, काबू में आ जाएगा। तो ये इसके मेजर थे इन्फ्लेशनरी गैप को रिड्यूस करने के। डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, तफरीती रखना, डिटेल में मैंने बता दिया। इसको रिमूव कैसे किया जा सकता है, इसके मेजर भी मैंने बताया। तो ये इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया डिटेल में। इसको रिमूव करने के कौन कौन से मेजर्स हैं, स्टेप हैं, वो भी मैंने आपको डिटेल में समझा दिए। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में लग गया होगा, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब मारना ना भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।